लास्ट क्या था हम लोग का? लास्ट क्या पढ़े थे? इसको थोड़ा बंद करो। लिखवा दिए थे 10 पॉइंट्स। आ गए सब लोग, एडजस्ट हो गए? बहुत लोग कई दिन बाद आए हैं, आज भी कुछ नए लोग को देख रहे हैं। आप नए आए हैं शायद, मेरे साथ नए हैं, पहले दिन यहीं पे। हाँ, मेरे साथ पहला दिन है, ओवरऑल पहला दिन है। बीसीए हैं आप? कहाँ से? सॉरी, बैठे रहिए बैठे रहिए। बोस्टनर से हैं? कब पास आउट है? लास्ट ईयर है, मतलब लास्ट सेमेस्टर है आपका? सेकेंड सेमेस्टर है अभी आपका, तो आप कब देंगे CUET? 26 में? और कोई है नया आज हमारे सामने? नहीं, बाकी सब पुराने। आप नहीं आई हैं, हमारे साथ पहला दिन है आपका। कंप्लीट है BCA? कहाँ से? विमेंस कॉलेज से? वहाँ? हाँ हाँ, वहाँ पे मोराबादी। तो वहाँ पे तो मैथ्स के अंदर ही चलता है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। रांची यूनिवर्सिटी है कि DPSMU? DSPMU? रांची यूनिवर्सिटी अलग है। आप भी शायद पहले दिन आई हैं। अच्छा, दूसरी क्लास है आपका मेरे साथ। खैर, तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे, बहुत सारी चीज़ों को देखे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम देख लिए थे, मतलब पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सीखे थे यहाँ पे। और आप लोग शायद अगर रिलेट कर पाए तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे, और वो दूसरा पार्ट क्या था? प्रोसेस बताए थे। तो इस प्रोसेस का मतलब क्या होता है हम लोग जाने। वहां पे इतना अनईजी मत फील करिए, 5 लोग बैठे हैं, बहुत जगह है, इधर भी बैठ सकते हैं। तो जहां तक हमें याद है, आपको हम बताए थे कि प्रोसेस क्या होता है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये सब जाने थे ना हम लोग। और ये पढ़े थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेस, यानी OS और प्रोसेस में क्या सिमिलैरिटी है, ये बताए थे। यानी OS और प्रोसेस कैसे दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पढ़े थे पिछले क्लास में। और इसके संबंधित कुछ हम लोग पॉइंट्स भी लिखे थे, जो आपसे कहे थे कि कहीं ना कहीं चर्चा में हम लोग सीखे होंगे। हाँ, तो ये आप यहाँ तक जानते हैं। ठीक है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 मिनट वापस इधर आते हैं। तो आप बताइए, प्रोसेस क्या होता है? प्रोग्राम अंडर, हाँ, यानी देखिए, प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसा प्रोग्राम जो क्या हो रहा है? एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट का मतलब समझते हैं ना? हाँ, यानी वो क्या हो रहा है? वो चल रहा है, रन हो रहा है। यस और नो? तो अगर थोड़ी सी भाषा में सिंप्लीफाइड वे में हम कहें यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि ये प्रोग्राम क्या हो रहा है, या माफी चाहते हैं, ये प्रोसेस क्या होता है? रन हो रहा है। या इसको ऐसे बदल दे हम थोड़ा सा अपने शब्दों को, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारा प्रोग्राम। ठीक है, और ये प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम क्या हो रहा है? रन हो रहा है। तो रन हो रहा है तो क्या करा रहा है? प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे देखिए, आप ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, आप नए हैं, तो 2 मिनट आपको हम बता दें, ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं? अच्छा, नहीं समझ? देखिए, पहली बात बता दें कि हमारे यहाँ क्लास में एक नियम है, रूल है, कि हम लोग यहाँ एकदम बेशर्म की तरह बैठते हैं। मतलब हम लोग शर्माते नहीं एक दूसरे से। आपको दिक्कत होगा आप भी पूछेंगे, इनको दिक्कत होता है, ये लोग भी हमसे सब पूछते हैं। कुछ लोग कम पूछते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप से पूछते हैं। तो व्हाट्सएप से नहीं पूछेंगे, डायरेक्टली पूछेंगे।
तो उसमें आपको इतना अनईजी नहीं फील करना। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ा रहे थे वो था एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका कुछ बेसिक पार्ट था जो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वो कैसे आप पढ़ेंगे? तो आपको मिला होगा ऐप का एक्सेस, तो आप उस ऐप से पढ़ सकते हैं। और अगर ऐप भी नहीं मिला होगा तो जो मिश्रा इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है उसमें मेरा पहला फर्स्ट 5 लेक्चर्स अपलोड है, यानी पिछले दिन तक हम जो पढ़ाए हैं ओएस में वहाँ है, तो आप वो भी देख सकते हैं। वहीं से हम इसको रिलेट कर रहे हैं। फिर भी आपको रिलेट करने के लिए थोड़ा सा पीछे हम और चल सकते हैं, जिससे आप भी कंफर्टेबल फील करें। हम ये बताए थे कि हमारे कंप्यूटर को यूज करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक काम करता है, उसी काम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। अब ये प्रोग्राम जो होता है बेटा, ये प्रोग्राम को हम लोग क्या कराते हैं? रन कराते हैं ना, F5 दबा के। आप लोग भी कराते होंगे। तो जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। यानी एक प्रोग्राम जब रन हो रहा है तो हमारे लिए क्या कहलाता है? प्रोसेस। तो यही प्रोसेस पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, अब हम लोग जब प्रोग्राम को रन कराते हैं तो प्रोसेस कहलाता है। अब ये जो प्रोसेस बेटा रन हो रहा होता है ना, तो दो तरीके का काम कर सकता है। पहला हो सकता है एक्सप्लिसिट और दूसरा हो सकता है इम्प्लिसिट। आई रिपीट अगेन, जब ये प्रोसेस चल रहा होता है वो क्या हो सकता है? एक्सप्लिसिट, और दूसरा क्या हो सकता है? इम्प्लिसिट। अब ये इम्प्लिसिट क्या होता है? मान लीजिए जैसे ये कंप्यूटर है, हमारा मॉनिटर है, यहाँ बैठा यूजर जो है वो गाना प्ले किया। गाना समझते हैं ना? वीडियो प्ले किया मान लीजिए कोई यहाँ, और जब वो वीडियो प्ले किया तो क्या हुआ? वीडियो प्ले करने के बाद उसका ये सिस्टम जो है वो क्रैश कर गया, यानी वो उसका जो ऐप था VLC मीडिया जो था वो बंद हो गया। खुला, और खुलने के बाद अपने आप क्या हो गया? बंद हो गया। या बंद होने के बजाय आप मान लीजिए कैसे ऐसे गोल 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 घूमने लगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? VLC मीडिया काम करना बंद हो गया। लेकिन एक चीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है? तो स्पीकर से आवाज निकलता जा रहा है, यानी ऑडियो निकल रहा है, वीडियो क्या हो गया? बंद हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब बताइए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोसेसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आइए पहले एडजस्ट हो जाइए आप लोग। हाँ, तो यहाँ बताइए, यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। लेकिन अंतर यही है कि यहाँ कितना प्रोसेस होना चाहिए था? 2। हो कितना रहा? 1। यही ना हो रहा है। तो उसी चीज को आपको समझना है कि भैया ये जो एक हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? इनपुट आउटपुट डिवाइस की वजह से। अरे यस और नो? यानी स्पीकर की वजह से हो गया। इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट प्रोसेस। इम्प्लिसिट प्रोसेस में क्या होता है? तो ठेठ भाषा में बताएं कि अगर एक से अधिक काम करना है तो क्या होता, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक से अधिक डिवाइस का इस्तेमाल करना है और अगर कोई डिवाइस फेल हो गया तो हमारा कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर फेलियर को रिपेयर होने का वेट नहीं करता है, दूसरा काम वो क्या करता है? प्ले करते रहता है। अभी आपको मैसेज समझा रहे हैं, लिखवा देंगे। समझ में आया आपको ये बात? यस नो तो बताइए। उस नए बच्चे को फिलहाल छोड़ के बाकी लोग से पूछ रहे हैं, बाकी लोग को समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ? नहीं। अब एक चीज और हो सकता था यहाँ पे, एक चीज और होता है यहाँ पे कि मान लीजिए हमारा VLC मीडिया प्ले हो रहा है, ठीक है, और VLC मीडिया हैंग कर गया, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, और स्पीकर भी शून्य पड़ा है, स्पीकर भी काम नहीं कर रहा है। यानी उसका मतलब क्या हो गया कि हमारा प्रोसेसर क्या कह रहा है कि भैया दोनों काम हम करेंगे तो क्या करेंगे? इकट्ठे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यानी जब एक प्रोसेस बेटा दूसरे प्रोसेस पर डिपेंडेंट है और दोनों प्रोसेस साथ में ही होगा या तो नहीं होगा।
तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट प्रोसेस। वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लिसिट प्रोसेस। आपको ये भी नहीं समझ में आया तो फिलहाल आप ऐसे समझिएगा कि जब प्रोसेस रन करता है तो रन करने के दौरान वो कितने तरीके का हो सकता है, दो तरीके का। पहला कौन हो सकता है, एक्सप्लिसिट, और दूसरा कौन हो सकता है, इम्प्लिसिट। फिर हम इसको वापस आएंगे, कुछ और चीजों के साथ समझाएंगे, लेकिन पहले ये पॉइंट कॉपी पर लिखिएगा। अ प्रोसेस एट रन टाइम, a process at run time, a process at run time can be of two types. A process at run time can be of two types. A process at run time can be of two types. पहला जो होगा वो होगा explicit और दूसरा होगा implicit। पहला जो होगा वो होगा explicit और दूसरा जो होगा वो होगा implicit। पहला जो होगा वो होगा explicit और दूसरा क्या होगा, implicit। बगल में लिख लीजिए explicit tasking और implicit tasking। explicit tasking और implicit tasking, ठीक है। अब आपसे हम पूछ सकते हैं, ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ये टास्किंग का मतलब क्या समझते हो, तो आप समझ सकते हैं, बोलिए बोलिए, सॉरी सॉरी, हाँ टाइप ऑफ वर्क कह सकते हैं, या और सिंप्लीफाइड वे में ऑप्शन अगर दिया हो तो आपको ढूंढना क्या है, प्रोसेस। तो कंप्यूटर में हम लोग प्रोसेस को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, टास्किंग, ठीक है। तो प्रोसेस पर्यायवाची है किसका, टास्किंग का, और टास्किंग पर्यायवाची है किसका, प्रोसेस का। दोनों का डेफिनेशन क्या होगा, सेम होगा। अब ये जब रन कर रहा होता है तो रन करने के दौरान कितने तरीके का होता है, दो तरीके का। पहला कौन सा होता है, एक्सप्लिसिट, और दूसरा कौन सा होता है, इम्प्लिसिट। समझ गए यहाँ पर। अब इसमें और क्या होगा वो हम लोग जानेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़ाए थे, इनपुट बाउंड, और दूसरा क्या बनाए थे, वेरी गुड, प्रोसेसर बाउंड। ये दोनों क्या है, हाँ, टाइप ऑफ प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। ये जो कैटेगराइजेशन था प्रोसेस का, ये दो टाइप का प्रोसेस है, वो किस चीज के बेसिस पर है, कॉपी पलटिए, देखिए लिखवाए थे पिछले क्लास में, ये जहां लिखे हैं उसको देखिए, कहाँ लिखे हैं, हाँ हाँ पढ़िए। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस अ प्रोग्राम कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला क्या हो गया, इनपुट बाउंड, और दूसरा क्या हो गया, आउटपुट बाउंड, जिसको हम लोग प्रोसेसर बाउंड भी बोलते हैं। तो आपको बता दें, याद रखिएगा, प्रोग्राम को हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे कितने टाइप में, इनपुट बाउंड, और दूसरा क्या हो गया, आउटपुट बाउंड। यानी ये इनिशियल स्टेप था किसका, प्रोसेस का। लेकिन जब प्रोसेस रन कर रहा होगा तो ये दो टाइप होगा, पहला क्या हो गया, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, और दूसरा क्या हो गया, इम्प्लिसिट। अब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में क्या अंतर है वो जानते हैं, जो एक कहानी बताएं छोटा सा, पहले उसको लिखवा देते हैं, कॉपी पे कहीं लिखिएगा एक्सप्लिसिट टास्किंग। एक्सप्लिसिट टास्किंग, हम फिर से उस एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जरा देखिएगा, जो बच्चे नहीं समझ पाए, उम्मीद करते हैं सब लोग समझेगा। हमारे सामने स्क्रीन है टीवी वाला, मान लीजिए कंप्यूटर लगा रखे हैं इसमें, यहाँ पर वीएलसी मीडिया चल रहा था, ठीक है। तो वीएलसी मीडिया चल रहा था, हम क्या प्ले किए, वीडियो प्ले किए, ठीक है। तो वीडियो जब बेटा प्ले किए तो कितना काम होगा यहाँ, दो काम हो रहा है। पहला क्या काम हो गया कि पहला वीडियो दिखेगा और दूसरा क्या दिखेगा, तो हमारा प्रोसेस बेटा ऑटोमेटिकली कितने टुकड़ों में टूट गया, समझ रहे हैं मेरी बात। तो हमारा प्रोसेस क्या हो गया, ये प्रोसेस वन हो गया,
और ये क्या हो गया, प्रोसेस 2, ये दोनों यूनाइट होता है तो एक प्रोग्राम बना। अब क्या हुआ यहाँ पर कि हमारा वीडियो क्या हो गया, क्रैश हो गया, वीडियो क्या हो गया, क्रैश। तो ये वाला प्रोसेस हो रहा है हमारा, नहीं। दूसरा प्रोसेस क्या, ऑडियो, तो यहाँ क्या, यहाँ से आवाज निकल रहा है, अरे बोलिए, हाँ, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इम्प्लिसिट टास्किंग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टास्किंग। लिखिए एक पॉइंट शायद समझ में आ जाए, लिखिएगा, इम्प्लिसिट टास्किंग का मतलब यही होता है। अभी क्या हेडिंग डलवाए थे, हाँ तो गलत डलवा दिए हेडिंग, आप इम्प्लिसिट डाल दीजिए हेडिंग, हेडिंग गलत डलवा दिए हैं, पहले इम्प्लिसिट लिखेंगे। इम्प्लिसिट में आप लिखेंगे द प्रोसेस इज defined by the system, the process is defined by the system, the process is defined by the system, यानी सिस्टम जो है वो प्रोसेस को डिफाइन करती है। कैसे करती है, तो उसी के नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ईच प्रोग्राम सबमिटेड फॉर एग्जीक्यूशन, each program submitted for execution is considered to be of multiple processes, each program is considered to be of multiple processes, each program is considered to be of multiple processes। यानी अगर ये एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया, कोई टास्क हो गया, वो जो चल रहा है वो किसमें डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल प्रोसेसेस में। कैसे, तो यहाँ देखिए, ये एक प्रोग्राम था हमारे पास, वो प्रोग्राम क्या था, वीडियो वाला, वो डिवाइड किस में हो गया, दो पार्ट्स में, पहला कौन सा हो गया, वीडियो, और दूसरा कौन सा हो गया, ऑडियो। वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। यानी बेटा आपका प्रोग्राम जो होता है वो मल्टीपल सब प्रोग्राम्स, मल्टीपल प्रोसेसेस में डिफाइन हो जाता है। और अगर आप याद करेंगे तो हम आपको पिछले दिन जब ओएस से रिलेट करके इसको 8-10 पॉइंट लिखवाए, तो वहां बताए थे कि बेटा कोई भी प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्या हो सकता है, किल हो सकता है, यानी डिस्ट्रॉय हो सकता है, बताए थे। तो उसका मतलब ऑटोमेटिकली किल होने का मतलब या डिस्ट्रॉय होने का मतलब क्या हुआ, कि अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यही ना बताए थे। अरे यस नो बोलिए, तो उसी पॉइंट को रिकॉल करिएगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो लिखिएगा, शायद समझ में आएगा। द प्रोसेसेस आर डिस्ट्रॉयड, the processes are destroyed, the processes are destroyed oblique disposed, disposed, destroyed, disposed after every run, after every run, आफ्टर एवरी रन, फुल स्टॉप। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रोग्राम को रन करा दिए, अगर हुआ तो बेहतर है, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा। ये काम कौन करता है, इम्प्लिसिट प्रोसेस। अब हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट प्रोसेस। तो एक्सप्लिसिट प्रोसेस में लिखिएगा इसी का उल्टा कहानी, शायद आपको समझ में आ जाए। एक्सप्लिसिट प्रोसेस कहता है this process is completely dependent on a program, dependent on a program, next लिखेंगे the program is divided into, या ऐसे लिखिएगा, सॉरी, the process is divided into various, a process is divided into various subparts, into various subparts where a parent part, where a parent part controls, where a parent part controls
the execution of the process where a parent part controls the execution of the process. क्लियर है? अब ये शायद लाइन आपको समझ में नहीं आया होगा, हम इसको समझाने की यहां से कोशिश करेंगे और यहां से 2-3 पॉइंट्स और बनेगा वो लिखेंगे. यहां पे किसी को डाउट है इम्प्लिसिट वाले में? अब समझ गए कि एक प्रोग्राम क्या हो गया, मल्टीपल पार्ट्स में टूट गया, और भैया जो चला बेहतर है, जो नहीं चला वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय बोल सकते हैं, डिस्पोज बोल सकते हैं, या किल बोल सकते हैं. तीनों का मतलब क्या होता है, सेम. यहां तक डाउट है किसी को? नहीं. आइए अब एक दूसरा केस बेस्ड हम समझते हैं, एक दूसरी कहानी समझते हैं. अब मान लीजिए यहां हम आते हैं पढ़ाने, तो यहां आने के लिए, ऊपर आने के लिए कितना गेट है हमारे पास? एक ही गेट है ना. अगर मान लीजिए इस गेट को बंद कर दिया जाए तो अंदर आ पाएंगे? नहीं नहीं, इस गेट की बात नहीं कर रहे हैं हम. जो यहाँ आपका मेन गेट है जो आपके इंस्टीट्यूशन को लाता है, तो उस गेट को हम बंद कर दे तो क्या अंदर आ पाएंगे हम लोग? अच्छा ठीक है, चलिए और एक दूसरे तरीके से मानते हैं. मान लीजिए कंप्यूटर की भाषा में समझिए. मान लीजिए, ध्यान रखिए, मान लीजिए हमारे पास ये सीपीयू है. याद करिए, आपको पहली क्लास जब थी ओएस की तो हम बताए थे कि हम लोग अपने कंप्यूटर में एक साथ मल्टीपल ओएस रख सकते हैं, बताए थे. और ये बताए थे कि एक ओएस भी अगर आप रखे हैं तो उसमें आप मल्टीपल यूजर बना सकते हैं, बताए थे. तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक यूजर बनाए. क्या बनाए हैं? यूजर बनाए. इस यूजर का नाम जो है एडमिन है. आप सीपीयू ऑन किए, सब कुछ चला, बूट हुआ, बताए थे कैसे होता है वो सब तो बताए थे ना. अरे बताया था ना, बूट होता है, फिर लेआउट आता है, ये सब बात हम लोग कर चुके हैं. तो मान लीजिए ये एडमिन विंडो हमारे पास आया. अब मेरा कंप्यूटर है, मान लीजिए ये मैडम बैठी है सामने, ये बोली कि अच्छा रुको जरा सा कंप्यूटर देखते हैं क्या है. तो यहाँ पे एडमिन पे वो लॉगिन कर दी. अब एडमिन पे लॉगिन करी तो ये पासवर्ड मांगता है इनसे. क्या मांगता है इनसे? पासवर्ड. मान लीजिए ये गलत पासवर्ड डाल देंगी तो क्या मेरे कंप्यूटर में इनको एक्सेस मिलेगा? नहीं, एक्सेस क्या हो जाएगा, डिनाइड हो जाएगा. यानी कहा जाए तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? पासवर्ड. अगर पासवर्ड नहीं है तो ये कंप्यूटर क्या है, कंप्लीटली यानी एब्सोल्युटली ये क्या है, वेस्ट है, डब्बा है, बेकार है. यही काम होता है बेटा एक्सप्लिसिट टास्किंग में भी. एक्सप्लिसिट टास्किंग क्या कहता है कि अगर एक काम है हमारे पास, ठीक है, एक काम है हमारे पास और इस काम को आप अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिए होंगे, आप इस काम को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिए होंगे, तो जो आपका पेरेंट टास्क होगा, पेरेंट टास्क हमेशा कौन सा होता है, पहला पार्ट. कौन सा पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट. यानी आपका पेरेंट टास्क जो होगा या पेरेंट प्रोसेस जो होगा, यही प्रोसेस या यही टास्क जो है वो सारे टुकड़ों को कंट्रोल करेगा. वो कहां पे कंट्रोल करेगा, सारे टुकड़ों को कंट्रोल करेगा. इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, तो इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना हो या किसी डेटा का एनालिसिस करना हो, तो हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं. आपको नहीं समझ में आया, हम इसी डायग्राम को फिर से बना रहे हैं. हमारे पास मान लीजिए ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. तो इसका पेरेंट पार्ट हम लोग मान लेते हैं कौन सा हो गया, ये, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर आया है. मान लेते हैं ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया. तो ये 1 2 3, हम मान लेते हैं ये nth पार्ट है. ये जेनविनली मान लीजिए तो nth नहीं है, ये कौन सा पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट है. ठीक है. तो कंप्यूटर में जो एक्सप्लिसिट प्रोसेस होता है या एक्सप्लिसिट टास्किंग होता है वो ये कहता है कि भैया पहला वाला प्रोसेस पर ही, यानी पहले वाले टुकड़े पर ही
बाकी टुकड़ों का प्रोसेसिंग डिपेंड करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? यस नो तो बोलिए। सबको आ रहा है समझ में? ऐसा कोई जिसको नहीं आ रहा है? कोई ऐसा हो तो बताइए, फिर से हम कुछ और एग्जांपल सोचें। आपको नहीं आया, आपको भी नहीं आया, ठीक है। एक एग्जांपल समझते हैं। यहाँ क्या लिखा है बताइए? ये 1, आप सब लोग बोलेंगे ये क्या लिखा है? 1। अच्छा ठीक है, हम यहाँ लिख दिए 5, ठीक है। यहाँ लिख दिए 2 3 4 ना, 9। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पूरा एक क्वेश्चन है हमारे सामने। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग क्या बोल दिए? प्रोग्राम। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इसको हम लोग टुकड़ों में तोड़ दिए प्रोसेसिंग के लिए। तो ये हमारा कौन सा टुकड़ा हो गया? पहला। तो ये पहला प्रोसेस हो गया। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? दूसरा। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? तीसरा। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? चौथा। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? पांचवा। समझ रहे हैं मेरी बात? यहां तक समझ में आया? अब आपसे हम ये पूछते हैं कि भैया ये इसका वैल्यू निकालो, तो क्या निकलेगा? बताइए। नहीं नहीं, सबसे पूछें, क्या निकलेगा? क्यों, कैसे निकाले? एक में क्या जोड़े? 4। 5 में क्या जोड़े आप? 4। 9 में क्या जोड़े? तो इस पूरे क्वेश्चन में बेटा मेन पार्ट कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला ही तो मेन पार्ट हो गया। तो ये हमारा कौन सा प्रोसेस कहलाएगा? पेरेंट प्रोसेस। ये क्या कहलाएगा? पेरेंट प्रोसेस। पेरेंट प्रोसेस क्यों कहलाया? क्योंकि बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करने का क्लू आपको कहां से मिला? 1 से मिला। समझ रहे हैं आप? यानी जो हमें आगे के क्वेश्चन के हिस्से को सॉल्व करने का क्लू देगा, वो हमारे क्या है? वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? पेरेंट प्रोसेस। क्या कहलाएगा? बाकी के कौन से हो गए? चाइल्ड हो गए। बाकी कौन से हो गए? चाइल्ड हो गए। समझ रहे हैं मेरी बात? अरे यस नो बोलिए। हाँ। अब इससे फायदा क्या हुआ? तो पहली बात तो फायदा हम लोग बाद में बात करते हैं। नुकसान क्या हुआ? नुकसान बेटा ये हुआ कि हमेशा पहले वाले पर ही दूसरा आउटपुट आधारित होगा। यानी जब तक आपको पहला पता नहीं है, आप दूसरा नहीं निकाल पाएंगे। नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? मान लीजिए हम यहाँ से 1 हटा दें और यहाँ 9 छोड़ दें, यहाँ ब्लैंक छोड़ दें। 1 हटा दे, ये ब्लैंक छोड़ दे। अब आपसे पूछें कि क्या निकलेगा, तो थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा? टफ होगा ना? इसीलिए जरूरी है कि हमें क्या पता हो? आगे वाला पता हो। इसके बाद अब 1000 ब्लैंक आएगा तो क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा जब हम आपको एक्सप्लिसिट टास्किंग पढ़ा रहे हैं, तो एक्सप्लिसिट टास्किंग यही कहता है कि प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा होगा, यानी पेरेंट प्रोसेस होगा, उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी पे बाकी का प्रोग्राम क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। ऐसा क्यों यूज करते हैं? इसको कब यूज कर सकते हैं? या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लिसिट टास्किंग अराइज कब होता है, यानी पैदा कब होता है? तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम अपने कंप्यूटर से मैथमेटिकल कैलकुलेशन की उम्मीद हाई प्रिसाइजेशन से करते हैं। हाई प्रिसाइजेशन का मतलब क्या हो गया? एक्यूरेटली हम चाहते हैं कि हमारा आउटपुट ये दे कैलकुलेट करके। तो उस केस में जो टास्किंग जनरेट होता है वो कौन सा होता है? एक्सप्लिसिट टास्किंग। और इसका काम भी किसके ऊपर होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही होता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया? आया? फिर से एक बार समझाएं। क्लियर है सबका? कोई डाउट किसी को? नहीं? तो पूछ रहे हैं आपसे कि आउट ऑफ द फॉलोइंग which is used for precise output, implicit explicit, तो क्या बोलेंगे? explicit। अब बहुत सारा क्वेश्चन दे दे बेटा, या ऐसे जनरली आपसे कोई पूछ दे कि why is explicit tasking considered to be the best option for generating accurate results, यानी accurate results के लिए explicit tasking का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो आप कह सकते हैं कि explicit tasking में सर ये जो पेरेंट प्रोसेस होता है उसी पर क्या आधारित होता है? बाकी का प्रोसेस। इसीलिए कैलकुलेशन में जो डेटा निकलता है
वो हमेशा क्या होता है, प्रिसाइज होता है, क्या होता है, एक्यूरेट होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? पुराने बच्चे जो है समझ रहे हैं? कोई डाउट है? नहीं। अब आपका यूज पूछ दे इसका तो कहाँ कर सकते हैं या कहाँ यूज होता है? तो जब हम लोग कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वहां पे इसका यूज करते हैं। दूसरा कहाँ यूज कर सकते हैं, तो मान लीजिए आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं किस चीज का, तो मान लीजिए वेदर फोरकास्ट के लिए, तो यहाँ पे यूज होता है। कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताइए जो इसका यूज करता हो और आप भी यूज करते हैं, तो बेस्ट एग्जांपल है MS एक्सेल। MS एक्सेल कैसे काम करता है, तो आज घर जाइएगा देखिएगा, यहाँ मंडे लिख दीजिएगा और ड्रैग करिएगा तो क्या होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाता है। गौर किए हैं? सब लोग किए होंगे। 1 लिख दीजिए और ड्रैग करते जाइए, तो 1 से लेकर जहां छोड़ेंगे वहां तक हो जाएगा काउंटिंग। काउंट किए हैं कभी? अरे किए हैं कभी ये काम? नहीं किए होंगे तो करिएगा। तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सप्लिसिट टास्किंग है। क्यों एक्सप्लिसिट टास्किंग है? क्योंकि आपको पहला वाला सेल खाली बताना है, बाकी का सेल वो क्या कर रहा है, खुद से डिराइव कर ले रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका बेसिकली इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहां पे हमको हाई एक्यूरेसी वाला कैलकुलेशन करना होता है। क्लियर है? अरे यस नो तो बोलिए। कोई डाउट है? कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? फिर से समझाएं? क्लियर है? तो 2 चीज समझ गए आप लोग। तो एक एग्जांपल आपसे हम पूछ दे फिर से कि आउट ऑफ द फॉलोइंग which can give us the desired accurate result, implicit, explicit, input bound, output bound, तो क्या कहेंगे? क्लियर है? समझ गए? अब इसी को हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखवा चुके हैं, आपके सामने लिखवाए हैं, शायद एक पॉइंट लिखवाए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या? द प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट पार्ट्स। वही क्या लिखवाए थे, जो स्टेटमेंट लिखवाए थे बताइए। हाँ हाँ, यानी यही बताए थे कि सब पार्ट्स बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइडेड होता है, और जो पेरेंट पार्ट होता है यानी जो मेन पार्ट होता है वही क्या करता है, बाकी को कंट्रोल करता है। समझ गए आप लोग? एक जनरल सा सॉफ्टवेयर कोई पूछेगा तो कौन सा हो गया, MS एक्सेल, जहां हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशंस। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कोई असुविधा नहीं? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट गिव्स अस high performance, it gives us high performance in desired time. क्या लिखा आप लोगों ने? हाँ इन डिजायर्ड टाइम लिख लिया। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, नोट में लिखिएगा, आपके मन में चल रहा होगा जैसा अभी हम बताए हैं कि पेरेंट प्रोसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आपको बताएं कि वही पेरेंट जो होता है वो क्या करता है, आगे के पूरे पार्ट को कंट्रोल करता है। तो वही नोट में आपको लिख लेना है, द पेरेंट प्रोसेस is added, the parent process is added to control the execution of the execution of other independent processes other independent processes। लिख लिए? अरे यस नो तो बताइए। तो आपसे पूछ दें कि एक्सप्लिसिट बताइए हमें, या एक बात और पूछ दें, कैलकुलेशन में कौन सा बेहतर होगा, एक्सप्लिसिट की इम्प्लिसिट? एक्सप्लिसिट। अच्छा बताइए, आउटपुट देने के लिए कौन सा बाउंड प्रोसेसर होता है? इनपुट आउटपुट बाउंड होता है ना। अच्छा ठीक है, तो अगर आप ये दोनों चीज समझ गए हैं तो इन दोनों चीज से हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं। यहाँ एक जरा बोर्ड पे देखिएगा, यहाँ एक एग्जाम्पल है छोटा सा, आप ही हमें बताइए। ये बच्चा हमसे कॉलेज में पूछा, हम बता नहीं पाए, तो हमें लगा कि आप लोग हमसे समझदार हैं। ये हमारे पास क्या है, एक्सेल सीट है, ठीक है। अब एक्सेल सीट में यहाँ एक बच्चे का नाम लिखा है, हाँ, यहाँ पे मान लीजिए इंग्लिश, हिंदी,
इंग्लिश, हिंदी, एक और लाइन बना देते हैं, मैथ्स टोटल एवरेज, आता होगा आप लोग को भी। मान लेते हैं यहाँ पे एक लड़का है, बच्चे का नाम आशीष, रूपाली, अभिषेक, आनंद लिख दें, और कोई नाम बताइए। विकास नहीं, खाली पुरुष हो जाएगा, महिलाओं का बताइए कोई। हाँ प्रिया, अच्छा ठीक है। नहीं हो सकता है भाई लोग कहे कि आप जेंडर बायस्ड हैं, तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कभी बायस्ड नहीं हो सकता। खैर, तो यहाँ 50 नंबर लाया आशीष। ये सारा नंबर जो हम लिख रहे हैं आउट ऑफ 100, यानी सारे विषयों का मार्क्स बेटा वो क्या होगा 100 में। तो 100 में आशीष 50 लाया। यहाँ आशीष हिंदी में 70 लाया, मैथ्स में 95 ले आया। ठीक है, अब यहाँ रूपाली की बात करते हैं। रूपाली की अंग्रेजी अच्छी होगी तो 95 ले आई, हिंदी थोड़ा सा वीक है 80 ले आई, मैथ्स 70 ले आई। ठीक है, अब मान लीजिए अभिषेक, अंग्रेजी का बात है तो 40 नंबर लाया, हिंदी 80 नंबर या 70 लिख दो, मैथ्स ठीक ठाक 90 नंबर ले आए। ये क्या लिखा था यहाँ पे, आनंद। ठीक है, 50, प्रिया 90, 70, 60, 80, 85। एक्सेल शीट ऐसा बन गया। अब क्या हुआ कि एक बच्चा बोला कि सर हमको बताइए फॉर्मूला कि हम कैलकुलेशन करके यहाँ निकाल सके। ठीक है, तो आप लोग एक्सेल में फॉर्मूला जानते हैं निकालने के लिए, जरा हमें बताइए कैसे लगाएंगे टोटल के लिए। इक्वल टू सम। अच्छा यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए वहां जगह नहीं, इज इक्वल टू सम, और ठीक है, यानी सेल का रेफरेंस दे दें। यानी मान लीजिए हमारा, हाँ बोलिए। ठीक है, मान लीजिए हैं कि हम D5 है, तो D5 से ये हमारा मान लीजिए D हो गया, तो ये क्या हो जाएगा EF, तो D5 से F5, ऐसे कुछ कह रहे हैं, DEF यही ना कह रहे हैं, तो हमारा टोटल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमको एवरेज निकालना है यहाँ पे, तो बाई 4 कर दें। ठीक है, मान लीजिए जो आउटपुट आया उसको डिवाइड कर दे बाई 3 से, तो मान लीजिए बेटा ये हमारा आउटपुट कौन से सेल में निकल रहा है, DEF, ये क्या हो गया G, तो हम लिख दें ऐसे G5 डिवाइडेड बाई 3, लिख सकते हैं, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है आप ही बताइएगा। अब जानते हो क्या हुआ, वो बच्चा क्या किया, गलती से ये पूरा रो डिलीट कर दिया, वो पूरा रो क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आप भी गौर किए होंगे, पूरा रो जैसे बेटा डिलीट किया, वो यहां पर उसके सामने एक ऐसा कुछ आ गया, हैश रेफ, हैश रेफ आ गया। और ये हैश रेफ जो है ऊपर से लेकर लास्ट वाले तक, यानी यहां तक आया। यानी यहाँ पे भी आप क्या पढ़ेंगे, हैश रेफ लिखा है, यहाँ भी क्या लिखा है हैश रेफ, और यहाँ भी क्या लिखा है हैश रेफ। अब आप हमें बताइए ऐसा क्यों हुआ, लिंक्ड था, और कुछ बताइए। हाँ क्या कहे, हाँ यही जानना था, क्या दिए थे रेफरेंस। यानी अगर आपसे बेटा हम ये पूछें कि ये वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, G5, यानी कहा जाए तो इसका, इस सेल का जो वैल्यू है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टोटल्स वैल्यू। जब तक टोटल का वैल्यू नहीं निकलेगा यू वोंट बी एबल टू गेट द राइट आंसर फॉर द एवरेज। यानी आपको एवरेज से सही आंसर चाहिए तो टोटल क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ पा रहे हैं। यानी कह सकते हैं प्रोग्रामिंग के टर्म में पहला प्रोसेस हमारा क्या है, ये सुनो, और ये क्या हो गया दूसरा प्रोसेस, और यही दोनों प्रोसेस पूरा होगा तो हमारा एक काम पूरा हो जाएगा, एक टास्क पूरा हो जाएगा, एक प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ। तो एक बात अगर आप समझ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, वेरी गुड, ये डिपेंडेंट,
अगर आप ये समझ रहे हैं तो एक पॉइंट हम अपनी कॉपी पे लिखवा रहे हैं, जरा उसको समझने की कोशिश करिए। इन अ कॉन्करेंट एनवायरमेंट, इन अ कॉन्करेंट का स्पेलिंग देखेंगे CONCURRENT, इन अ कॉन्करेंट एनवायरमेंट, बताएंगे 2 मिनट लिख लीजिए बता देंगे। इन अ कॉन्करेंट एनवायरमेंट द प्रोसेस क्रिएट्स, या ऐसे लिखिए द प्रोसेस हैज टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, द प्रोसेस हैज टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। पहला लिखेंगे इंडिपेंडेंट और दूसरा लिखेंगे कोऑपरेटिंग। कोऑपरेटिंग, पहला इंडिपेंडेंट, दूसरा लिखेंगे कोऑपरेटिंग, जिसको अभी हम डिपेंडेंट बोले आपसे। समझ गए? अब नहीं समझे। एक बच्चा हमसे भाई पूछा हमारा यहाँ पे कि सर कॉन्करेंट का मतलब आप क्या कहते हैं? तो हम कॉन्करेंट का मतलब बेटा यहाँ ये कहते हैं एक बार में क्या हो रहा हो, मल्टीपल काम हो रहा हो। एक बार में क्या हो रहा हो, मल्टीपल। भूल जाइए कंप्यूटर, फिलहाल एक्सेल से समझिए। क्या इस एक्सेल शीट में मल्टीपल काम हो रहा है? अरे यस नो तो बोलिए। हाँ, 2 काम हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। पहला काम क्या हो रहा है, टोटल भी निकाल रहे हैं, और दूसरा क्या काम कर रहे हैं? अब एक बार बताइए हमें आप कि टोटल पे क्या डिपेंडेंट है? एवरेज। टोटल पे क्या डिपेंडेंट है? टोटल निकलेगा नहीं तो एवरेज निकलने वाला नहीं है। वही कहानी बता रहे थे। इसको हम लोग कोऑपरेटिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? कोऑपरेटिंग प्रोसेस। और ये वाला क्या हो गया? इंडिपेंडेंट प्रोसेस। इसका मतलब थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाइड वे में कहें तो अगर एक से अधिक काम हो रहा है एक ही सीट पर, एक ही जगह पे, एक ही सॉफ्टवेयर में, तो हो सकता है एक काम पर दूसरा काम क्या हो जाए, आधारित हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर एक टास्क गलत हो गया तो दूसरा टास्क भी क्या हो जाएगा, गलत। और अगर ये पहला पूरा होगा तो ही क्या होगा, दूसरा पूरा होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ में आया? आया? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो, ऐसा कोई बताइए, फिर से रिपीट करेंगे। आया समझ में सबको? तो अगर ये आया तो इसी को हम बहुत साधारण से इंग्लिश में लिखवाएंगे, जरा समझिएगा उस चीज को। एक नेक्स्ट हेडिंग डालिए पहले, इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ये छोड़िए ना, एक काम करिए, इंडिपेंडेंट काट दीजिए, पहले कोऑपरेटिंग लिखिए। पहले कोऑपरेटिंग लिखिए क्योंकि वो समझाए हैं अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। कोऑपरेटिंग प्रोसेस लिखिए। इसमें लिखेंगे देयर रिजल्ट डिपेंड्स ऑन, एक पेन है तो दे दीजिए भाई साहब को, पीछे कोई एक्स्ट्रा पेन है किसी के पास? लिखेंगे, बाकी लिखते रहेंगे आप लोग। देयर रिजल्ट डिपेंड्स ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द सीक्वेंस। Their result depends upon the execution of the sequence. Their result depends upon the execution of the sequence. यानी सीक्वेंस पे डिपेंड करता है, कहीं बीच में कुछ छूट गया तो आउटपुट निकलने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the result of the same program can be different. The result of the same program can be different depending on the input. Depending on the input. Depending on the input. कैसे समझेंगे? तो यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या निकाल रहे थे, टोटल। यहाँ पे क्या निकाल रहे थे, टोटल। तो क्या दोनों टोटल सेम आएगा? क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ का इनपुट इससे क्या है, डिफरेंट। यहाँ का डिफरेंट, यहाँ का डिफरेंट, वही समझाए। समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, आ सकता है।
तो उसके लिए भी एक कंडीशन बनेगा तब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर यहाँ पे सेम आ सकता है, हो सकता है सेम आ जाए, लेकिन फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि सेम नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है। तो वहां पे भी एक टाइप ऑफ प्रोसेस बनेगा। तो वह आज तो नहीं पढ़ा पाएंगे, अगली क्लास में बताएंगे, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तब आप लोग के दिमाग में हौच-पौच हो जाएगा कि क्या क्या लिखवा दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं एकदम सिंपल चले, काफी रहेगा। अब एक बच्चा, बहुत सही क्वेश्चन है कि आप हमसे पूछेंगे कि सर ये एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो दो चीज आप पढ़ाएं, तो ये एक्सप्लिसिट क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया या कोऑपरेटिंग हो गया, या आप पूछेंगे कि ये इम्प्लिसिट क्या हो गया, कोऑपरेटिंग हो गया या इंडिपेंडेंट हो गया। तो ये हम नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन हम आपको छोड़ कर जाएंगे। ये कैसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में हम बता सकते हैं। ये पढ़ाने का मेरा मकसद क्यों था, मान लीजिए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना, वो बहुत दिमाग लगाती है, एकदम बच्चों को बर्बाद करने के तैयार है वो, क्योंकि उनको क्रीम प्रोडक्ट चाहिए। वो क्या करेगी, यहाँ लिखेगी क्वेश्चन, अगर आप लोग देखे होंगे तो, मैच द करेक्ट सीक्वेंस, तो लिख देगी यहाँ पे एक्सप्लिसिट, यहाँ पे क्या लिख देगी, इम्प्लिसिट। क्लियर है। दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए 1 2 A B। अब यहाँ लिख दीजिए आप इंडिपेंडेंट, और यहाँ क्या लिख देंगे, कोऑपरेटिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, आंसर्स दे देंगे, 1 का मान लीजिए B, 2 का A। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बना देंगे यहाँ पे, 1 का A, 2 का B। हो सकता है बना दें नन, हो सकता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये वाला बड़ा डिफरेंट होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या बनेगा। तो यही मैच द कॉलम बनाने के लिए, जो 2 नंबर का या 1 नंबर का हो सकता है, हम पूरी कहानी लिखवा रहे हैं। हाँ मैडम, हाँ वो हम लिखवाए हैं, तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो आपके ऊपर हम छोड़ के जाएंगे। वो घर पे जाकर आप 2 मिनट सोचेंगे कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया मैच करने वाला, तो हम किससे मैच करेंगे। वो कॉपी पे लिखा है वैसे। सॉरी, कुछ कह रहे हैं, कहिए। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात। हाँ, तो एक नया क्वेश्चन बनता है, उसी का ये पूरी कहानी की रचना है। क्या लिखवाए थे लास्ट पॉइंट, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इंडिपेंडेंट प्रोसेस के लिए, इंडिपेंडेंट के लिए लिखेंगे दे डू नॉट शेयर देयर स्टेट with another process, they do not share their state with another process, they do not share their state with another process, they do not share their state with another process। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, their execution can be stopped and restarted, their execution can be stopped and restarted whenever required, their execution can be stopped and restarted whenever required। समझ गए मेरी बात, अरे यस नो तो बोलिए। कोई डाउट है समझने में, उस क्वेश्चन को भूल जाइए, समझने में कोई डाउट है बताते हैं, 2 मिनट हो जाइए। कुछ समझने में डाउट है, नहीं समझ रहे हैं आप मेरी बातों को। थोड़ा सा मेरे शब्दों को पकड़ने के लिए आपको अपना पिछला वाला कॉपी पढ़ के बनाना पड़ेगा, और आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे ना, पीछे वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करते चलिएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, एक 20 रुपए की पतली वाली कॉपी खरीद लीजिए, 20-25 में आती है पतली कॉपी, मान कर चलिए ओएस उसमें हम पूरा भर के पढ़ाएंगे, वो आपको पढ़ना है। और वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, आपको जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं बेटा, आप उस कॉन्सेप्ट का यूज अगर आप अपने बीसीए और एमसीए के लिए भी करेंगे, तो आपका इंटरनल भी निकलेगा 200%। क्योंकि आपको हम पहले दिन बताए कि हम सिर्फ आपको एमसीक्यू नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, थ्योरी प्लस उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे जिनका इंटरनल है, या बहुत आप भी होंगे आप में से जो एमसीए करने जाएंगे, वहाँ ओएस पढ़ेंगे आप, तो आपको जरूरत पड़ेगा ही।
क्योंकि हम लोग पहले दिन समझ गए थे कि बेसिक आप लोग का थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा नहीं बहुत कमजोर है। अगर वो 4 पैर पे है तो एक ही पैर में खड़े हैं आप लोग, बाकी 3 लड़खड़ा रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। एंड आई रिपीट, हर पुराना टॉपिक आगे वाले टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो जैसे मान लो ये बच्ची बैठे रिलेट कर रही थी कि अच्छा सर ये तो लिखवा दिया आप यहाँ, तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, यही सोचना है वहाँ। क्योंकि एनटीए हमेशा क्रीम प्रोडक्ट चाहती है, वो नहीं चाहती कि हम भीड़ बढ़ाएं, और आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्व विवेक खोजना पड़ेगा। अगर आप इतने देर से हमसे बैठे होंगे तो हम एक बार बार कह रहे हैं कि एक प्रोसेस जो होता है वो क्या हो सकता है, किल हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। बताए तो जो मरता है वो जीता भी है ना, पैदा होता होगा, अरे यस नो, तो उसका बर्थ भी होता होगा। अगर उसका बर्थ हुआ तो जीवन में कभी ना कभी ऐसा स्टेट आएगा वो मरेगा। तो पहला और आखिरी तो फिक्स है, बीच में बहुत सारा काम करता होगा, यस और नो। जैसे आप ही का एक पीरियड है, आप लोग पैदा हुए तो 4, हमारे यहाँ हिंदुओं में बताया जाता है कि 4 फेज होता है। 4 फेज होता है ना, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, फिर धन अर्जित करते हैं, फिर अपने कर्म के फलों को भोगते हैं, माँ पिता की इच्छा को देखते हैं, और लास्ट में संन्यास ले लेते हैं, जहाँ मौत की कामना करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब ये प्रोसेस यहाँ टर्मिनेट हो रहा है बेटा, मर रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये भी तो कोई बर्थ फेज को गुजरता होगा, इसका भी तो कोई फेज होगा, इसका भी तो कोई साइकिल होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेट। तो स्टेट का मतलब क्या हो गया, तो आप हाँ कह सकते हैं साइकिल ऑफ अ प्रोसेस, साइकिल ऑफ अ प्रोसेस। यानी बेटा एक प्रोसेस जो हो, एक प्रोसेस जो है जिस साइकिल से आगे बढ़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस स्टेट बोलते हैं। नहीं समझ में आए तो आप ऐसे समझिएगा, प्रोसेस स्टेट क्या होता है। आप भी पहले छोटे से बच्चे थे, माँ के पेट से निकले, बड़े हो गए, बूढ़े होंगे, हर मुंह में आपको भी जला देंगे। तो आप पैदा हुए, आप यू वर अ न्यू चाइल्ड, यू वर अ बेबी बॉर्न चाइल्ड, and a day comes when you might be cremated at Harmugh Ghat. It might be an age of octogenarian part or might be an age of nonagenarian, यानी 80-90 साल में हो सकता है, या दुर्भाग्य रहा तो पहले भी जा सकते हैं, लेकिन हम सौभाग्य मानते हैं कि जो जितना जल्दी चला जाए। तो जैसे आपका एक स्टेज होगा वैसे इसका प्रोसेस का भी क्या है, स्टेज है। तो हम लोग मौत कह दिए, जिंदा होना कह दिए, रुकना कह दिए, ब्रेकअप कह दिए, सुसाइड कह दिए, ऐसा भी नाम प्रोसेस के साथ भी है। और वही नाम जो है वो 5 है, यानी एक प्रोसेस जो होता है वो 5 स्टेट से होकर गुजरता है। 2 तो आप जान गए, 3 और लिखना है, जैसे ये पूछ दी हमसे, तो वैसे तो हम ये नहीं बताते, लेकिन लिख लीजिए, कहीं ना कहीं काम देगा। तो एक नोट बनाइए कहीं कोने में और लिखिएगा, द फॉलोइंग आर द स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, द फॉलोइंग आर द स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, द फॉलोइंग आर द स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस, द फॉलोइंग आर द स्टेट्स ऑफ अ प्रोसेस। हर प्रोसेस को लिखने के बाद एक लाइन नीचे छोड़ दीजिएगा, क्यों छोड़िएगा बता देंगे। पहला लिखिएगा, पहला लिखिएगा न्यू, पहला लिखिएगा न्यू, NEW, जब वो पैदा होता है। दूसरा लिखिएगा रेडी, अच्छा जानते हैं आप लोग। हाँ, तीसरा लिखिएगा क्या होता है, रनिंग, रनिंग। चौथा क्या होता है, वेटिंग, नहीं वेटिंग होता है वो, नहीं नहीं, हाँ वेटिंग होता है, जिसको हम लोग सस्पेंडेड और या फिर उसको ब्लॉक्ड भी बोलते हैं। तो लिख लीजिए वेटिंग ऑब्लिक सस्पेंडेड ऑब्लिक ब्लॉक्ड। पहला क्या लिखा, न्यू, दूसरा क्या हो गया, रेडी, तीसरा क्या हो गया, रनिंग, चौथा क्या हो गया, वेटिंग, या आप लोग उसको क्या लिखे, सस्पेंडेड, या क्या लिख दिए, ब्लॉक्ड। लास्ट जो लिखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं हॉल्टेड। क्या बोलते हैं, हॉल्टेड, यानी रोक दिया गया, खत्म हो गया, या टर्मिनेटेड सॉरी टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड, या डिस्ट्रॉयड, या किल्ड, सारा एक ही नाम। यही 5 फेज होता है स्टेट्स का, या इसी को क्या बोलते हैं, प्रोसेस स्टेट या प्रोसेस लाइफ साइकिल। कितना टाइम होता है, कितना फेज होता है, 5। अब जानते हैं यहाँ एक बड़ा मजेदार ड्राइंग बनता है, वो डायग्राम जानते हैं आप लोग, कितने लोग वो डायग्राम जानते हैं, हाथ उठाइए।
बना पाएंगे? कोई एक आदमी बना पाएगा? आइए एक आदमी बनाइए, आइए। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगली क्लास में यही स्टेट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक डायग्राम हम देखना चाहेंगे, दिखाइए। जो 5 स्टेट है वो कैसे गुजरता है उसका एक डायग्राम है, वही डायग्राम में बच्चा बना रहा है। नहीं नहीं गलत है, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, थैंक यू। हाँ खैर, एक ट्राई था, बहुत बेहतर था। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो जानेंगे ये फेज कैसे बढ़ता है और क्या होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं, आपको एक रफ आइडिया हम दे दे, जो बच्चे पहले पढ़े होंगे वो एक टॉपिक पढ़े होंगे, हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट पढ़ते हैं ना? तो बेटा जब ये 5 फेज पढ़ेंगे तो इसी 5 फेज से एक नया कॉन्सेप्ट निकलेगा, वो कॉन्सेप्ट किसका होगा? इंटरप्ट का होगा। और यही से जब इंटरप्ट निकलेगा तो एक नया कॉन्सेप्ट निकलेगा, वो होगा मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट सुने हैं ना? हाँ, तो इसी से अभी 2-3 टॉपिक और निकलने वाला है, तो आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं, ठीक है, थैंक यू।